हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर प्रणय सिंह चकोटिया है। मैं हेयर ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जन हूँ कॉस्मो एक्सपर्ट क्लिनिक में। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम डिसाइड करेंगे कि बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमें हेयर ट्रांसप्लांट सूट करेगा या नहीं करेगा, हमें करवाना चाहिए ट्रांसप्लांट या नहीं करवाना चाहिए। तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए और ये कितना आपके लिए बेनिफिट करेगा। तो ऐसे हम उन मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। अक्सर देखने में आता है कि जिस व्यक्ति को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है वो अक्सर गूगल के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू क्लिनिक्स को अप्रोच करते हैं और वो क्लिनिक वाले बोलते हैं कि आप हमें फ़ोटोग्राफ भेज दीजिए, हम आपको आपका पैकेज बता देंगे। फिर होता क्या है कि वो किसी क्लिनिक से कुछ पैकेज का उसका कोटेशन आता है, किसी क्लिनिक से कुछ पैकेज का कोटेशन आता है, एंड वो फिर कंफ्यूज ही बने रहते हैं कि वहाँ पे इतने हज़ार का बोल रहे हैं, वहाँ पे इतने हज़ार का बोल रहे हैं, ये अच्छा है कि वो अच्छा है। तो इसमें वो डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें किस क्लिनिक को चूज़ करना है और इसी कश्मकश में वो अपना पूरा ट्रांसप्लांट को पोस्टपोन करते रहते हैं। वो डिसाइड नहीं कर पाते हमें किस क्लिनिक को चूज़ करना चाहिए फॉर देयर हेयर ट्रांसप्लांट। तो मैं आज ऐसे कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा जिससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए और किस क्लिनिक पे करवाना चाहिए। तो उसमें सबसे पहला है एज। देखिए, पेशेंट जो हेयर ट्रांसप्लांट जिनको ज़रूरत होती है वो ओल्ड एज के भी होते हैं और यंगर एज के भी होते हैं। ओल्ड एज में तो ठीक है, हमको समझ में आता है कि ठीक है, एक एज हो गई, एक एज के बाद बाल झड़ना स्वाभाविक है और उसके लिए ट्रांसप्लांट करना भी स्वाभाविक सी चीज़ है। तो दे आर इक्वली गुड पेशेंट फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। अब बात आती है कि यंगर पेशेंट्स की। सपोज 20 to 30 की एज के बीच के जो पेशेंट्स होते हैं वो अक्सर सोचते हैं कि हमारे फादर के या हमारे पेरेंट्स के, ग्रैंडफादर के एक पर्टिकुलर एज के बाद हेयर फॉल हुआ था या हेयर लॉस हुआ था, गंजापन हुआ था, पर हमारा तो इतनी जल्दी हो गया। पर हो सकता है हम शायद मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएं या ट्रांसप्लांट नहीं करवाना पड़े या ट्रांसप्लांट एक पर्टिकुलर एज पे जाके करवाएं, अभी ना करवाएं। तो ये सोचना थोड़ा सा गलत है। जैसे आपने सुना होगा कि बहुत सी बीमारी है, जैसे कि कैंसर, डायबिटीज़, थायराइड, ये सारी बीमारियां एक पर्टिकुलर एज पे जाके हुआ करती थी एक ज़माने में, लेकिन ये सारी बीमारियां बहुत अर्ली एजेस में शुरू हो गई हैं। हार्ट अटैक आए दिन पेपरों में पढ़ने को मिलता है हमको कि उसकी एक्सरसाइज करते में डेथ हो गई या जिम कर रहा था वहाँ पर डेथ हो गई, यंग एज का ही था, हॉस्पिटल अपने रूम में सोने गया और डेथ हो गई हार्ट अटैक से। तो ये सारी बीमारियाँ आजकल बहुत यंगर एज में शुरू हो गई। बाल्डनेस और गंजापन भी एक बीमारी है जो कि आजकल बहुत यंगर एज में देखने को मिलती है और उसका सीवियर फॉर्म भी देखने को मिलता है। मैंने बहुत से ऐसे यंगर एज के बच्चे देखे हैं, 22 ईयर्स, 25 ईयर्स, जो ग्रेड 7 की बाल्डनेस में चले जाते हैं बहुत तेज़ी से, और उनकी फैमिली हिस्ट्री भी होती है। पर अगेन उनका यही कहना था कि मेरे बाबा के, मेरे ग्रैंडफादर के, पिताजी के, चाचा के, इनके बाल तो काफ़ी एज के बाद के, लेकिन मेरे अभी से क्यों? तो कोई मेडिकल ट्रीटमेंट होगा उससे ये वापस रिवर्ट हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। अगर आपके गंजापन, हेयर लॉस यंगर एज में आ गया है तो ये अलार्मिंग सिग्नल है। आपको जल्द से जल्द इसको मतलब ट्रीट करने के लिए आपको ट्रीटमेंट लेना होगा, और अगर ट्रांसप्लांट ही ऑप्शन है तो ट्रांसप्लांट भी आप यंगर एज में करवा सकते हैं। ये पूरी तरह से सक्सेसफुल है। सेकंड फैक्टर है फैमिली हिस्ट्री। आपकी फैमिली हिस्ट्री गंजेपन की है या नहीं। अगर है तो आप अपनी फैमिली में किसका हेयर लॉस पैटर्न फॉलो कर रहे हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। आप किसका जेनेटिक्स फॉलो कर रहे हैं आपकी फैमिली में वो जानना ज़रूरी है। और आपका हेयर लॉस जो है वो अभी स्टेबल है या अभी भी बढ़ रहा है, ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ये सारी जानकारी हमको आपके फैमिली हिस्ट्री से पता लगती है। इससे भी डिसाइड कर पाते हैं हम कि आपके लिए ट्रांसप्लांट कितना बेनिफिशियल होगा और कितना अच्छा रिजल्ट आपको दे पाएगा। फैमिली हिस्ट्री में आप फॉर एग्ज़ाम्पल बता सकते हैं कि
मेरा जो गंजापन है वो मेरे चाचा से मैच कर रहा है, या मेरे ग्रैंडफादर से मैच कर रहा है, या मेरे मैटरनल साइड मामा से, नाना से, किसी से मैच कर रहा है, ठीक है। तो हम उससे भी एक एनालिसिस कर सकते हैं कि आपका फ्यूचर में होने वाला जो गंजापन है वो किस तरीके का होगा, और हमको किस तरह से प्लान करना होगा आपका हेयर ट्रांसप्लांट और कंप्लीट ट्रीटमेंट, जिससे कि आपको हम एक अच्छा लुक दे पाए। तीसरा पॉइंट है पेशेंट्स गोल्स एंड एक्सपेक्टेशन। हमें ये समझना ज़रूरी है कि कोई भी व्यक्ति जो ट्रांसप्लांट के लिए इच्छुक है या करवाना चाहता है, उसके गोल्स क्या हैं, वो क्या एक्सपेक्टेशन के साथ आया है। उसके गोल्स अगर रियलिस्टिक हैं, सपोज़ वो ग्रेड 3 का बाल्डनेस लेके आया है और वो अज्यूम करता है कि वो वापस जैसे पहले दिखता था वो हो जाएगा, तो दिस इज़ अ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। लेकिन अगर वही व्यक्ति ग्रेड 6 या ग्रेड 7 में आया है और वो सोचता है कि वो वापस से जैसे अपने यंगर एज में या स्कूल एज में जैसे दिखता था वैसा ही हो जाएगा, तो दिस इज़ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। और इस अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ अगर वो ट्रांसप्लांट कराएंगे तो वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगे, वो किसी भी क्लिनिक से करा लें। तो आपके एक्सपेक्टेशन शुड बी रियलिस्टिक। वो अपने डॉक्टर से आप डिस्कस कर सकते हो कि मेरा क्या लुक बन पाएगा, मेरा कैसा लुक हो पाएगा ट्रांसप्लांट के बाद, और उसको समझना ज़रूरी है। तभी आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई होंगे और ट्रांसप्लांट से खुश हो पाएंगे। चौथा फैक्टर है डोनर रिसिपिएंट एरिया रेशो। डोनर और रिसिपिएंट एरिया, डोनर एरिया आपका ये पीछे का एरिया होता है इंक्लूडिंग योर बियर्ड एरिया एंड चेस्ट एरिया, और रिसिपिएंट एरिया आपका ये बॉल्ड एरिया होता है। तो अगर डोनर एरिया और रिसिपिएंट एरिया में मिसमैच है, सपोज डोनर एरिया आपका कम है और रिसिपिएंट एरिया आपका ज़्यादा है, तो हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना भी हम ग्राफ्ट ट्रांसफ़र कर लें, ट्रांसप्लांट कर लें, लेकिन आपका वो फुलर लुक नहीं लेके आ पाएंगे अगर आपका डोनर एरिया कम है और रेसिपिएंट एरिया की डिमांड ज़्यादा है। अगर हम इसको रिवर्स सोचें, अगर आपका रेसिपिएंट एरिया थोड़ा है और डोनर एरिया बड़ा है, तो हम आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग जैसा आप चाह रहे हैं फुलर लुक, उसको हम दे सकते हैं सिंगल सेशन में या डबल सेशन में। सप्लाई वर्सेस डिमांड, जैसे कि हम ये भी सोच सकते हैं, इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि सप्लाई कितनी है और डिमांड कितनी है। हमारे डिमांड एरिया ये है, सप्लाई एरिया ये है। अगर हमारे पास सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है तो भी हम उसको पूरा फुलफ़िल नहीं कर सकते। उसको फुलफ़िल करने का तरीका फिर ये है कि वी हैव टू गो फॉर मल्टीपल सेशंस, लाइक 2 सेशंस, 3 सेशंस, तभी हम इस पूरे डिमांड एरिया को सप्लाई से मैच कर सकते हैं। सप्लाई में हमको फिर अदर डोनर एरिया पे भी जाना पड़ता है, जैसे बियर्ड है, चेस्ट है, टेक्निक का डिसीज़न लेना पड़ता है कि किस टेक्निक से करें। FUT करना है, FUE करना है, और भी नई टेक्निक आ गई हैं, DHT, DHI टेक्निक्स हैं, तो ये हमको करना है। ये सारा जो डिसीज़न है, डिसीज़न मेकिंग है, इट डिपेंड्स ऑन योर डोनर वर्सेस रेसिपिएंट एरिया। इसका रेशो क्या है, उसी से हम डिसाइड करते हैं, और तभी हम एक प्रॉपर स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हैं टू फॉर योर हेयर ट्रांसप्लांट टू गिव अ बेटर रिजल्ट। पांचवा और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है आपका हेयर कैरेक्टरिस्टिक, जो कि अक्सर जो क्लिनिक फोटोग्राफ मंगा के बोलते हैं कि आप मुझे भेज दीजिए, हम आपको बता देंगे कॉस्ट क्या आएगी। फोटोग्राफ में वो हेयर कैरेक्टरिस्टिक पता नहीं लगता। हेयर कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि बाल का मोटापन, बाल की डेंसिटी, आपका जो रेसिपिएंट एरिया है वहाँ पर स्क्वायर सेंटीमीटर कितने ग्राफ्ट हैं, और जो ग्राफ्ट हैं वो सिंगल हेयर ज़्यादा है या डबल हेयर ज़्यादा है या ट्रिपल हेयर ज़्यादा है, इनका भी एनालिसिस करना होता है, विच वी डू विथ आवर फॉलिकुलोस्कोप और ट्राइकोस्कोपी। इससे हम इसको असेसमेंट करते हैं, डेंसिटोमीट्री करते हैं, जिससे कि हमें असेसमेंट लगता है कि पर स्क्वायर सेंटीमीटर कितनी डेंसिटी है। उसके बाद हम हेयर क्वालिटी देखते हैं, हेयर का टेक्सचर कैसा है, पतला बाल है, मोटा बाल है, ठीक है, बाल कर्ली है, बाल स्ट्रेट है, बाल बहुत थिन्ड आउट है, बहुत फाइन बाल है, बाल का कलर कैसा है। ये सारी बातें बहुत ज़रूरी हैं। ट्रांसप्लांट के रिज़ल्ट से संबंध इनका बहुत ज़्यादा है। तो उसी से हमको पता लगता है कि ट्रांसप्लांट के बाद
जब हम इस तरह के बालों को शिफ्ट करेंगे हम रिसिपिएंट एरिया में, तो हमारा क्या लुक बन के आएगा। तो बालों का कैरेक्टरिस्टिक पता होना ये बहुत ज़रूरी है, जो कि केवल एक फ़ोटोग्राफ से पता नहीं लग सकता। इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाके अपना फिज़िकल चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है, तभी हम एक असेसमेंट लगा सकते हैं कि पोस्ट ट्रांसप्लांट आपका रिज़ल्ट कैसा आएगा। 6th पॉइंट इज़ मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ। ये भी एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है कि बाल्डनेस के साथ, गंजेपन के साथ आपको कोई और बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से ये गंजापन हो रहा है, या कोई और ऐसा साइकोलॉजिकल इश्यू तो नहीं है, कोई स्ट्रेस फैक्टर तो नहीं है जिसकी वजह से गंजापन आ रहा है। अगर हमने इन फैक्टर्स को दूर नहीं किया और ट्रांसप्लांट कर दिया, तब भी हम आपको वो अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे पाएंगे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये मेडिकल फैक्टर्स और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी बहुत मायने रखता है एक अच्छे हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट के लिए। 7th फैक्टर है पास्ट ट्रीटमेंट। पास्ट हिस्ट्री ऑफ ट्रीटमेंट मतलब आपने अभी तक अपने इस गंजेपन के लिए पहले क्या क्या ट्रीटमेंट लिए हैं, इनकी पूरी जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि ट्रांसप्लांट के दौरान या ट्रांसप्लांट के बाद हम आपको ऐसे कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट, कुछ थेरेपीज़ देंगे जिससे कि आपका रिज़ल्ट दिन ब दिन इम्प्रूव होता जाएगा। अगर हमारे पास वो जानकारी नहीं होगी कि आपका पहले क्या ट्रीटमेंट चला है, किस ट्रीटमेंट ने आपको रिस्पॉन्ड किया है, किसने नहीं किया है, तो फिर हम उससे आपकी पूरी हेयर ट्रांसप्लांट के सफ़र को, आपके रिज़ल्ट के सफ़र को हम नहीं स्ट्रेटजिकली प्लान कर सकते कि आपको हमें फ्यूचर में क्या देना है। तो आपकी पास्ट हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप अपने डॉक्टर से बिल्कुल शेयर करें सो दैट कि वो आपके हेयर ट्रांसप्लांट का पूरा जो प्लान है, ट्रीटमेंट प्लान है, उसको प्लान आउट कर सकें। 8वां और आखिरी फैक्टर है डॉक्टर्स एंड क्लिनिक कैपेबिलिटी ऑफ योर हेयर ट्रांसप्लांट। आप जिस ग्रेड में हैं, क्या वो डॉक्टर और वो क्लिनिक इतना कैपेबल है कि आपको एक अच्छा रिज़ल्ट दे पाएगा, इस चीज़ का डिसीज़न भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वो डॉक्टर केवल एक सिंगल टेक्निक पे काम करता है, बाकी टेक्निक उसे पता ही नहीं है या वो करते ही नहीं है, तो वो क्लिनिक आपके लिए ठीक नहीं है। बेटर है कि आप ऐसे क्लिनिक को और ऐसे डॉक्टर को चूज़ करें जिसके पास सारी विधि, सारी टेक्निक्स के में पारंगत हो, उनको पूरी आती हो। वो सारी टेक्निक जैसे कि FUT, FUE, DHI, DST और भी जो टेक्निक्स हैं, सारी थेरेपीज़, PRP थेरेपीज़, GFC थेरेपी, ये सारी थेरेपी जिनको आती हो, आप उन्हीं क्लिनिक का चुनाव करें अपने ट्रांसप्लांट के लिए, तभी आप अपना एक बेटर रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके ट्रांसप्लांट के बाद एक बेटर रिज़ल्ट आएगा। अन्यथा सिंगल टेक्निक से, जो ऐसे क्लिनिक हैं जो केवल एक सिंगल टेक्निक में डील करते हैं, वो प्लान नहीं कर सकते कि आपको क्या स्टेज पे, किस स्टेज पे, सपोज़ अभी जिस स्टेज पे आप आए हैं, अभी क्या रिक्वायरमेंट है, किस टेक्निक को आपको डिलीवर करना है, और सपोज़ फ्यूचर में अज्यूम नहीं कर सकते वो कि आपको फ्यूचर में क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी से हम क्या डोनर एरिया प्रिजर्व करके रखें कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम ये टेक्निक दे के हम दोबारा से उस लुक को अचीव कर सकते हैं। So always remember of all these 8 factors to choose your hair transplant। ये सारी बातें सुनने के बाद अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कॉस्मो एक्सपर्ट के दिए गए नंबर पर फ़ोन करके हमसे और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपने ट्रांसप्लांट का चुनाव कर सकते हैं। ये नंबर हमारी स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इस पर फ़ोन करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।